तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। SS610, ठीक है, 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर मतलब क्या, जो भी कंपनी में आप जा रहे हो ऑडिट करने के लिए, अगर वहां पे पहले से इंटरनल ऑडिट काम करता है वहां पे पूरे साल भर, तो इंटरनल पूरे साल भर या जितना भी हो इंटरनल ऑडिटर अगर वहां पे काम करता है तो उसके वर्क को क्या हम लोग यूज कर सकते हैं क्या? तो ऐसे 610 बोलता है यस यस आप यूज कर सकते हो, उसके काम को भी यूज कर सकते हो, उसको भी यूज कर सकते हो। 2016 से पहले ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ उसको भी यूज कर सकते हो, हम लोग 2016 से पहले ऐसा 16 तक ऐसा था कि हम सिर्फ उसके काम को यूज कर सकते हैं। उसके बाद ऐसा है, उसके बाद अमेंडमेंट आया इसमें 610 में कि अब उसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब वो जो काम किया उसको भी यूज कर लो, तुम्हारे तरफ विश्वास नहीं है तो, और उसके काम को भी यूज कर सकते हो, दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर, अभी इसका टाइम कम रहता है ना एक्सटर्नल ऑडिटर के पास, स्टैट्यूटरी ऑडिटर के पास, तो क्या करता है उसके काम को यूज कर लेता है। ठीक है, वेयर द एंटिटी हैज एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन, जहां पे इंटरनल ऑडिट फंक्शन है जिस कंपनी में, मतलब यहाँ पे ये काम होता है इंटरनल ऑडिट, वहां पे होता है, काम करवाते हो लोग इंटरनल ऑडिट से। ठीक है, तो एक्सटर्नल ऑडिटर एक्सपेक्ट, वो खुद एक्सपेक्ट करेगा, ऐसी तो चाहत रखेगा ना, टू यूज द वर्क ऑफ द फंक्शंस, टू फंक्शन मतलब इंटरनल ऑडिट फंक्शन, टू मॉडिफाई द नेचर ऑफ टाइमिंग, रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म डायरेक्टली बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर, और टू यूज इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंट। देखो आगे और डायरेक्ट असिस्टेंट किया तो उसको यूज करो। ठीक है, तो मैं खुद चाहूंगा, ऐसा मैं सोचूंगा कि भाई वहां पे अगर इंटरनल ऑडिटर होता है, इंटरनल ऑडिट वहां पे हुआ है, वहां पहले से चेकिंग हो चुका है, तो मैं उसके काम को यूज कर लेता हूं, मुझे अच्छा लगा तो अलग होता, कैसे यूज करके क्या यूज करके सब चेक करता है, अभी पढ़ते इसमें पैसे वही लिखा है। ठीक है, लेकिन हम पहले तो मैं यही सोचूंगा ना कि यूज करेंगे ताकि मेरा टाइम कम लगे, फटाफट काम हो जाए। ठीक है, ये मैं सोचूंगा, या तो उसको भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, to determine whether the work of internal audit function or direct assistance from internal auditor can be used, and if so in such in which area and extent and to which what extent, and having made that determination। अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ यूज करना है, उसको यूज करना है, उसके काम को यूज करना है, ठीक है, तो कहां तक यूज करना है, किस एरिया में यूज करना है, किस हद तक यूज करना है, कहां पे नहीं यूज करना है, वो सब डिसाइड करूंगा मैं पहले। If using the work of the internal audit function to determine whether that work is adequate for the purpose of the audit, क्या मैं उसके काम को यूज कर रहा हूँ तो क्या मेरे काम का है वो चीज की नहीं है काम का चीज। ठीक है, इफ यूजिंग इंटरनल ऑडिट टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, अगर मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली मुझे असिस्ट कर, आ जा मेरे बाजू में बैठ के काम कर। ठीक है, टू अप्रोप्रिएटली डायरेक्ट सुपरवाइज एंड रिव्यू द वर्क। ठीक है, तो उसको अप्रोप्रिएटली हमको डायरेक्ट करना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा, उसके काम को भी रिव्यू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि छोड़ दो। ठीक है, ऐसा नहीं। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि क्या मुझे उस इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज करना चाहिए तो कितनी हद तक यूज करना चाहिए, कौन से एरिया में यूज करना चाहिए। फिर अगर डायरेक्ट असिस्टेंट लेता तो उसको खुद को सिखा के बाजू में बिठा के काम कराना पड़ेगा। और थर्ड कि अब यूजिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन टू डिटरमाइन वेदर द काम इज एक्यूरेट एडिक्वेट और नॉट। ठीक है, काम की चीज है भी कि नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन इंटरनल ऑडिट फंक्शन मतलब क्या होता है? फंक्शन दैट एंटिटी दैट ऑफ एन एंटिटी दैट परफॉर्म्स एश्योरेंस, जो ऑडिट करता है उनके कंपनी का। ठीक है, कंसल्टिंग एक्टिविटीज डिजाइन टू इवेल्युएट एंड इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटिटीज गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसेसेस। डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट उसको हम लोग ने यूज कर लिया, यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर अंडर द डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर, अंडर द डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू ऑफ क्या एक्सटर्नल ऑडिटर। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर हम लोग डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे तो हम उसको बोलेंगे काम करना, लेकिन अंडर आवर डायरेक्शन, उसके हिसाब से नहीं, अंडर आवर सुपरविजन, अंडर आवर रिव्यू ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर। ठीक है, खत्म हो गया बात। तो डायरेक्ट असिस्टेंस के पहले बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इंटरनल ऑडिट फंक्शन के बारे में पढ़ लेंगे। तो अगर हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं कि इंटरनल ऑडिटर कैन, देखो डिटरमाइन हमको कैसे करना चाहिए कि उसको डायरेक्टली यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो डिटरमाइनिंग वेदर इंटरनल ऑडिटर कैन बी यूज टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस फॉर पर्पस ऑफ द ऑडिट, हम लोग क्या डिटरमाइन करने जा रहे हैं। देखो इस ऐसे 620 में क्या 610 में आप लोग क्या पढ़ रहे हो कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन का हमको यूज करना है या तो फिर डायरेक्ट असिस्टेंस यूज कर लेना है। ठीक है, तो यही दो चीज आप पढ़ने जा रहे हो। अब तो इसको ऐसे ही याद रखना है ना, इसको दो चीज पढ़ने जा रहे हो, तो दो चीज पढ़ने जा रहे हो तो एक एक के बारे में पढ़ता है। डायरेक्ट असिस्टेंस कैसे लेंगे, क्यों लेंगे और कहां पे नहीं लेंगे, वो सब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, डिटरमाइन करने जा रहे हैं कि डायरेक्ट असिस्टेंस कैसे लेंगे, कहां लेंगे, क्यों लेंगे, ले भी सकते नहीं भी ले सकते, वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो द एक्सटर्नल ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर मतलब, ठीक है, शैल नॉट यूज इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस if there are significant threats to the objectivity of the internal auditor, उसका ऑब्जेक्टिविटी ठीक नहीं, मतलब बायसनेस है वो। ठीक है, मतलब कि वो समझ लो वो उनके ही चाचा का मामा का लड़का है। ठीक है, उनका ही समझ लो कुछ है, उनका ही रिश्तेदार है, मतलब वो कहीं ना कहीं काम करने में थोड़ा मतलब बचा सकता है उन लोग को। ठीक है, वहां पे प्रॉपर जजमेंट नहीं देगा, प्रॉपर मतलब क्या करेगा, ऑडिट नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसा ऑब्जेक्टिविटी को अगर उसको हिला रहा है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिविटी खराब हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं यूज करेंगे। ठीक है, और सेम ही चीज वहां पे भी होता है, अगर उसका ऑब्जेक्टिविटी अच्छा नहीं तो उसके काम को भी यूज नहीं करेंगे, दोनों ही केस में आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पे भी ये पॉइंट आएगा।
द इंटरनल ऑडिटर लैक्स सफिशिएंट कॉम्पिटेंस टू परफॉर्म द प्रपोज्ड वर्क, उसको उतना आता नहीं है, वो कॉम्पिटेंस नहीं है, वो सीए नहीं है, ठीक है, ऐसा है। तो अगर वो सीए नहीं है, उसके पास उतना स्किल नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके काम को नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो शैल नॉट यूज इंटरनल ऑडिटर डायरेक्ट असिस्टेंस इफ ऑब्जेक्टिविटी में प्रॉब्लम आता है, और दूसरा प्रॉब्लम उसका कॉम्पिटेंस में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तीसरा क्या चेक करोगे, यहाँ पे देखो, इन डिटरमाइनिंग द in determining the nature and extent of the work that may be assigned to internal auditor, मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे अब मैंने समझ लो डिसाइड किया उसके काम उसको यूज करना है, तो अगर अब मैं डिसाइड करूँ उसको काम क्या देना है, तो वो डिसाइड करते समय एक्सटेंट ऑफ वर्क दैट में बी असाइंड टू इंटरनल ऑडिटर एंड द नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू दैट इज अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल कंसीडर। सबसे पहला उसको काम देने से पहले ये सोचो कि अमाउंट ऑफ जजमेंट इन्वॉल्व है क्या, मतलब प्लानिंग का काम उसको दे रहा हूँ क्या, वो सोचो। इवेल्युएटिंग द ऑडिट एविडेंस गैदर्ड द रिस्क ऑफ उस काम को देने से पहले ये सोचूंगा कि उसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना, अगर ज्यादा तो उसको काम नहीं दूंगा, ठीक है। External auditors evaluation of the existence and significance of threat to the objectivity and level of competence of the internal auditor will be providing such assistance। ये वापस से वही लाइन बोल रहा है कि डिटरमाइन करने से पहले ये चेक कर लो कि उसका ऑब्जेक्टिविटी और उसका क्या इंटरनल ऑडिटर का कॉम्पिटेंस प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है। इफ यूजिंग इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, पहले ये भी चेक कर लो कि लॉ ने तो प्रोहिबिट नहीं करके रखा है कि ये चीज पे तुम इंटरनल ऑडिटर को नहीं यूज कर सकते, उसका डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते हो। And the external auditor plans to use internal auditor to provide direct assistance on the audit, the external auditor shall evaluate the existence significance। वापस से वही लाइन बोल रहा है कि अगर तुमने लॉ ने प्रोहिबिट करके रखा हुआ है और तुम भी सोच रहे हो कि लॉ ने प्रोहिबिट नहीं किया, तुम सोच रहे हो कि इसको यूज करना है, तो पहले चेक करो उसका ऑब्जेक्टिविटी और कॉम्पिटेंस। इन शॉर्ट पूरे इसमें यही बोला हुआ है कि अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिविटी उसका अच्छा है और कॉम्पिटेंस अच्छा है, तो तुम क्या करोगे, उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। द एक्सटर्नल ऑडिटर इवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टेंस सिग्निफिकेंट ऑफ threat to the internal auditor objectivity shall include inquiry of the internal auditor regarding interest relationship, ठीक है। आगे बात ऑब्जेक्टिविटी कैसे चेक करोगे, तो उसको पूछोगे, उसको इंक्वायरी करोगे कि क्या तुम्हारा यहाँ पर कोई इंटरेस्ट है, क्या तुम्हारा कोई रिलेशन है दैट में क्रिएट थ्रेट टू देयर ऑब्जेक्टिविटी, जिससे हमको ऐसा लगे कि उसके ऑब्जेक्टिविटी को थ्रेट पहुंच सकता है, ठीक है। कहाँ पे आप डायरेक्टली उसका असिस्टेंस नहीं ले सकते हो, ऐसे कुछ काम लिखे हुए ये एग्जाम में आता है कि कहाँ पे आप डायरेक्टली असिस्टेंस नहीं ले सकते। The external auditor statutory shall not use internal auditor to provide direct assistance to perform procedure that, देखो सबसे मस्त, तुम वो जो इंटरनल ऑडिटर है जो तुमको डायरेक्ट असिस्टेंस देना, उसको ये जाके पूछोगे क्या कि अंडर ऐसे 610 में आपको यूज कर सकता हूँ कि नहीं। अरे तुम ऐसे 610 के अंदर उसको यूज कर रहे हो और फिर उसके काम को यूज करते समय उसको पूछ रहे हो कि ऐसे 610 के अंदर मैं आपको यूज कर सकता हूँ क्या, गोलमोल कर रहे हो क्या, नहीं ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है relate to decisions the external auditor makes in accordance with this ऐसे मतलब ऐसे 610 regarding the internal audit function and the use of its work, और डायरेक्ट असिस्टेंस पूरे ऐसे का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये यही पे बोल रहा है कि उससे डायरेक्ट असिस्टेंस ले, यह काम का पॉइंट है ही नहीं ना। ऐसे 610 क्या बोलता है कि तुम यूज करो इंटरनल ऑडिट फंक्शन को और उसके डायरेक्ट असिस्टेंस को। अब तुमने डिसाइड किया डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे, तो डायरेक्ट असिस्टेंस लेते समय उससे अब ये काम मत करवाओ कि उसको ये मत पूछो कि ऐसे 610 के अंदर में तुमको यूज कर सकता हो कि नहीं कर सकता हो। समझ में आ रहा है, बहुत घूम है, हाँ तो लिख देना है पॉइंट, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, अब देखो और मस्त बात बताता हूँ। जिससे तुम डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे हो ना, उसको जो काम देने जा रहे हो वो काम उसने पहले से कर रखा है, ठीक है। वो काम उसने पहले से कर रखा है, वो काम का रिपोर्टिंग उसने पहले से दे रखा है। तो अब तुम उससे वापस से वही काम उसका रीचेक करवाओगे, उससे वापस से वही काम करवाओगे, तो वो तो काम अच्छे से करेगा नहीं। और क्या मन वो काम किया होगा कि अच्छे से नहीं किया होगा, तो उससे वापस से वही काम नहीं करवा सकते हो। देखो अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिलेट टू वर्क विथ विच द इंटरनल ऑडिटर्स हैव बीन इन्वॉल्व्ड एंड विच हैज ऑलरेडी बीन or will be reported to management of DCWG by the internal audit function। क्या बोल रहा है, देखो 2 पॉइंट तक एकदम इजी वाले थे, ठीक है। कि यहाँ डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते। पहले तो ऐसे 610 के अंदर उसको वापस से काम नहीं करा सकते कि तू ऐसे 610 यूज करना चाहिए नहीं यूज करना चाहिए, बताओ। अरे उसको यूज करके तुम बता रहे हो, तुम उसको ही पूछ रहे हो वापस से, नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, ऐसा काम जिसका वो रिपोर्टिंग करने वाला है, ये उसने पहले से उसके ऊपर काम परफॉर्म किया हुआ है और या तो कर चुका है और उसके ऊपर रिपोर्टिंग भी कर चुका है, तो ऐसा काम को वापस इसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते, डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बी पॉइंट, रिलेट टू हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। वहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ज्यादा है और जहां पे जजमेंट रिक्वायर्ड है, ऑडिट एविडेंस छोड़ो, वहां पे जजमेंट इन्वॉल्व है कि क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, कॉल लेने की बात है, ठीक है। तो वहां पे उसका दिमाग नहीं यूज कर सकते। तुम क्यों आए तुम स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन के, उसको यूज करना था तो फिर वही कर लिया होता। इंटरनल ऑडिट तो करा के रखा है, तुम क्यों आए। तो उसको जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में ज्यादा, वहां पे उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है।
इन्वॉल्व मेकिंग सिग्निफिकेंट जजमेंट, जहां पे जजमेंट लेना है वहां पे भी तुम क्यों है, यही क्वेश्चन है, तुम क्यों है, सिग्निफिकेंट जजमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व है, उसको बोल रहे हो ले ले भाई ले ले, अरे वो तो पहले से लेकर बैठा हुआ, इंटरनल फंक्शन पहले से करके रखा हुआ है, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा तुम्हारा क्या ओपिनियन है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चार चीजें आती है यहाँ पे, तुम उसका डायरेक्ट असेसिशन ले सकते हो। पहले तो ऐसे 610 कर रहे हो तो 610 के अंदर उसको नहीं पूछ सकते हो कि क्या 610 यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है कि जो काम वो पहले से कर चुका है और उसका रिपोर्टिंग करने वाला या कर चुका है, तो उसको आप उसको वापस वो काम को नहीं करवा सकते, ऑब्जेक्टिविटी का इश्यू आ जाता है। थर्ड पार्ट ये आता है कि हम लोग जहां पे जजमेंट इन्वॉल्व है, सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, वहां पे उसको नहीं कर सकते काम, उसका काम नहीं ले सकते। फोर्थ पॉइंट, जहां पे रिस्क ऑपरेटर स्टेटमेंट जाता है वहां पे भी उसका काम नहीं कर सकते, उसको डायरेक्ट असिस्टेंट नहीं ले सकते, ठीक है। फिर सिग्निफिकेंट जजमेंट का मतलब क्या होता है सर, द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल नॉट यूज इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस टू परफॉर्म प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व मेकिंग सिग्निफिकेंट जजमेंट इन द ऑडिट सिंस द एक्सटर्नल ऑडिटर है सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका खुद का सोल है। अच्छा देखो सब कुछ काम हम यूज किया, उसके बाद ये बोल सकता है कि ये काम इंटरनल ऑडिट ने किया था, नहीं ऐसा नहीं बोल सकता। ये काम ऐसा नहीं बोल सकता कि उसने किया इसने किया, इंटरनल ऑडिटर का यूज तुमने किया, तुमने डिसाइड किया था कि यूज करना, तुमने डिसाइड किया तुम्हारा काम तुमको कम करना है, तुम्हारे नेचर टाइमिंग एक्सटेंट को कम करना है, तो ये सब इसका मतलब ये नहीं कि उसका काम यूज किया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हो गया, ऐसा नहीं, तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी का सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा, तो वही लिखा हुआ है कि सिंस द एक्सटर्नल ऑडिटर हैज सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस, जो भी ऑडिट ओपिनियन उसने दिया उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा है। द एक्सटर्नल ऑडिटर नीड्स टू मेक द सिग्निफिकेंट जजमेंट, तो यहाँ पर जजमेंट कौन लेगा, तुम लोग है, ठीक है, इन द ऑडिट एंगेजमेंट। तो सिग्निफिकेंट जजमेंट का मतलब क्या होता है, मेटरलिटी आप निकालोगे, रिस्क को मेटरलिटी आप निकालोगे कि इतना अमाउंट इसके नीचे हम लोग को नहीं चेक करना है, वो चेक उसके ऊपर वाले अमाउंट चेक करो, ये सब तो मेटरलिटी आपको डिसाइड करना है। रिस्क को मेटरलिटी में स्टेटमेंट आपको देखना है। सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट परफॉर्म, कितना टेस्ट परफॉर्म करना है, कितने सैंपल्स चेक करने, क्या चेक करना है, वो सब आपका काम है, ठीक है। तो वो सब उनको मत देना, सिग्निफिकेंट जजमेंट ऊपर ही डिसअलाउ कर दिया था, देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट जजमेंट मतलब बता रहा है क्या होता है, इवैल्यूएटिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न, मैनेजमेंट अगर बोल रहा है गोइंग कंसर्न मतलब हमारा बिजनेस सालों भर चलने वाला है, तो वो तुम इवेल्यूएट करोगे कि वो प्रॉपर बोल रहे कि नहीं, कैसे इवेल्यूएट करोगे, बजटिंग चेक कर लोगे, उनका फोरकास्ट पूछ लोगे, आगे का 5 साल का 6 साल का फोरकास्ट दे दो, उससे हमको लगे कि तुम्हारा बिजनेस चलने वाला है, ठीक है। तो वो तुम इवेल्यूएट करोगे, उसको नहीं करवाओगे, ठीक है। इवेल्यूएटिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट अगर कहीं पे यूज किया हुआ है तो वो आप इवेल्यूएट करेंगे, वो लोग इवेल्यूएट नहीं करेंगे, एज पर अकाउंटिंग ऐसे 450, ठीक है। इवेल्यूएटिंग द एटिकेसी ऑफ डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर मैटर्स अफेक्टिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट, अगर कुछ डिस्क्लोजर दिया है तो डिस्क्लोजर प्रॉपर है कि नहीं है 115 हो गया, 116 हो गया, सबका डिस्क्लोजर जाता है, ठीक है, 19 हो गया, 21 हो गया, हर एक इंडेक्स का डिस्क्लोजर जाता है, तो वो देखोगे आपकी प्रॉपर डिस्क्लोजर हुआ है कि नहीं हुआ है, वो उससे नहीं चेक कर सकते हो, वो उससे नहीं पूछ सकते हो कि ये सब आपका काम है, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर जी आपका काम है, इनका इंटरनल ऑडिटर का काम नहीं, उनका प्रोसेस देखने का काम होता है, तो वो सब आपको चेक करना है कि वो प्रॉपर है कि नहीं, डिस्क्लोजर प्रॉपर है कि नहीं। तो ये सिग्निफिकेंट जजमेंट होते हैं, ये जाते पब्लिश होता है रिपोर्ट में, ठीक है डिस्क्लोजर तो एफएस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये सब आपका काम होता है, इंटरनल ऑडिटर का काम नहीं होता, तो इसके लिए बोला ये सब सिग्निफिकेंट जजमेंट है, आपको चेक करना है, ये उनका काम नहीं है, इसमें आप उनका डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते, ठीक है। तो पूरा डायरेक्ट असिस्टेंस समझ में आया आप लोग को कि डायरेक्ट असिस्टेंस पहली बात तो लेते समय आप लोग चेक कर लो उसका ऑब्जेक्टिविटी, उसका कंपोनेंट्स चेक कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद उसको जब काम दे रहे तो देख लो वो काम में क्या जजमेंट इन्वॉल्व है, क्या रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व है, किस तरह का काम है, वो सब चेक कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद डायरेक्ट असिस्टेंस कहां पर नहीं यूज करना चाहिए, तो 4 चीजों की जगह पर डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं यूज करना चाहिए। बोलो बोलो कौन सी 4 चीजें, बोलो ना, आप लोग बोलो ना, मेरे को नहीं बोलना, बोलो बोलो। पहला क्या था, हाँ ऐसे 610, हाँ 610 के अंदर 610 का काम उससे नहीं करवा सकते कि 610 यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या बोलो, जो काम उसने किया, ये बोल रहे हो जो काम उसने खुद ने किया वो काम का रिपोर्टिंग कर चुका है, रिपोर्टिंग करना, उससे वापस से वो काम नहीं करा सकते। थर्ड क्या बोल रहा है, जहां पे जजमेंट इन्वॉल्व है, सिग्निफिकेंट जजमेंट, जिसके इतने सारे कौन सा भी पड़े, और जहां पे रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट ज्यादा है वहां पे उससे काम नहीं करवा सकते, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, तो एक पॉइंट खत्म हो गया डायरेक्ट असिस्टेंस वाला। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज करना चाहिए कि नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। इंटरनल ऑडिट फंक्शन मतलब यूज करना चाहिए, तो करना चाहिए, तो इवेल्यूएट करो, चेक करो कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन मतलब उनका काम, इंटरनल ऑडिट का जो काम है वो कैसा है, ठीक है। तो इवेल्यूएटिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन को इवेल्यूएट करने से हमें पहले ये चेक कर लो, वापस से वही चीज आ गई ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। टू एक्सटेंड द एक्सटेंट टू विच द इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस एंड रिलेवेंट पॉलिसी प्रोसीजर सपोर्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनल ऑडिटर, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेटस है, जो स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से क्या ऐसा है कि इंटरनल ऑडिटर के ऊपर कोई इसको लिमिटेशन नहीं डाला जाता, वो प्रॉपर अच्छे से काम करता है, उसको ऐसा कोई बायसनेस नहीं है, उसको घूस नहीं दिया जाता है, तो उसका प्रॉपर काम होता है कि नहीं, ऑब्जेक्टिविटी है कि नहीं, क्या उसका दोस्त तो नहीं है, उसका उसी के दोस्त को इंटरनल ऑडिटर रख दिया, ऐसा तो कुछ नहीं है कि उनका ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चेक कर लो, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, रिफर्स टू एबिलिटी टू परफॉर्म दोस टास्क विदाउट अलाउइंग
बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, अंडर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, किसी इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ओवरराइड प्रोफेशनल जजमेंट, जिससे तुम्हारा प्रोफेशनल जजमेंट ओवरराइड हो जाए, ठीक है, तुम जजमेंट ही चेंज कर दो। फैक्टर्स दैट में अफेक्ट ऑडिटर्स इवैल्यूएशन इंक्लूड द फॉलोइंग, whether the organization status of the internal audit function include function authority accountability supports the ability to of the function to free from bias conflict, मतलब उनका अकाउंटेबिलिटी ऐसा है कि मतलब वो फ्री फ्रॉम बायस है, मतलब उनको कोई ऐसा इश्यू नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं आता है, कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, ठीक है। अंडर इन्फ्लुएंस अदर टू ओवरराइड द जजमेंट, ठीक है। वेदर द इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज फ्री ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है वो कोई कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इनका ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जिससे इनको खुद ये खुद फंस जाए, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा फ्री हो लो। टीसीडब्ल्यूजी ओवरसी वेदर द टीसीडब्ल्यूजी ओवरसी इंप्लीमेंट डिसीजन रिलेटेड टू द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, क्या टीसीडब्ल्यूजी खुद दो चार की गवर्नेंस जो लोग होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो लोग खुद चेक करते हैं, खुद देखते हैं उनके डिसीजन को, तो वो एक बार देख लो, ठीक है। फिर द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ द इंटरनल फंक्शन, वापस से आ गया, ऊपर ऑब्जेक्टिविटी की बात किया, नीचे कॉम्पिटेंस की बात किया, देखो दोनों चीज आ गई यहाँ पे, मैंने वही बोला था, डायरेक्ट असिस्टेंट में भी वही चीज था, यहाँ पे भी वही चीज है, ठीक है। वेदर द इंटरनल आर मेंबर ऑफ द रिलेवेंट प्रोफेशनल बॉडीज, पहले तो चेक कर लो रिलेवेंट ऑफ मेंबर, ये डायरेक्ट बोल दिया था सीए की नहीं है, बोल रहा है रिलेवेंट प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है कि नहीं, मतलब आईसीआई का मेंबर है कि नहीं, वो चेक कर लो। तो उसका मतलब क्या होता है, सीए की नहीं, मतलब घुमा फिरा के हद है, ठीक है। वेदर द इंटरनल आर मेंबर्स ऑफ द रिलेवेंट प्रोफेशनल, इसको बोलते हैं लैंग्वेज, ठीक है। अटेनमेंट, यही वो लिखना रहता है, यही उनको चाहिए रहता है। अटेनमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द functions as a whole at the level required to enable assigned tasks to perform diligently and in accordance with the applicable professional standards, मतलब यहाँ पे वो लिख रहा है कि कॉम्पिटेंस के बारे में लिख रहा है कि ऐसा कॉम्पिटेंस होना चाहिए कि उसको इतना नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स लगने वाला है, ऐसे की बात कर रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा है, ठीक है। ये सब उसको पता रहना चाहिए, लेवल उसको फंक्शन को नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, मतलब इन शॉर्ट सी की बात कर रहा है, लेवल रिक्वायर्ड टू इनेबल असाइन टास्क टू बी प्रिपेयर्ड परफॉर्म डिलीजेंटली। फैक्टर्स दैट में अफेक्ट, देखो कॉम्पिटेंस आएगा तो आप खुद इसमें लिख सकते हो अपने मन से जितना भी लिखना है, कॉम्पिटेंस में वही सब चीजें आएगी, तुम्हारा स्किल होना चाहिए, प्रोफेशनल जजमेंट होना चाहिए, प्रोफेशनल स्किल होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। फैक्टर्स दैट में अफेक्ट द एक्सटर्नल ऑडिटर्स डिटरमिनेशन इंक्लूड द फॉलोइंग, वेदर द इंटरनल ऑडिटर फंक्शन इज एडिक्वेटली अप्रोप्रिएटली रिसोर्स रिलेटेड टू द साइज ऑफ एंटिटी, मतलब कि तुम्हारा बिजनेस है इतना बड़ा और तुमने इंटरनल ऑडिटर रखा है 2-3, ठीक, तो वो प्रॉपर नहीं है ना, तो वही बोल रहा है वेदर द इंटरनल फंक्शन इज एडिक्वेटली अप्रोप्रिएटली रिसोर्स रिलेटेड टू द साइज ऑफ द एंटिटी, जितना साइज एंटिटी का नेचर ऑफ बिजनेस है, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस है, उस हिसाब से उतने लोग को रखा है कि नहीं रखा है। वेदर देयर आर एस्टैब्लिश पॉलिसीज फॉर हायरिंग ट्रेनिंग, कि ऐसे उठा के किसी को भी इंटरनल ऑडिटर रख दे, कुछ पॉलिसी होना चाहिए हायरिंग का कि ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि ये लोग इंटरनल ऑडिटर नहीं हो सकते, ऐसा कुछ क्राइटेरिया है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सब फैक्टर अफेक्ट करेंगे मुझे कि इंक्लूड मेरे डिटर्मिनेशन को कि क्या मुझे इंटरनल ऑडिटर का काम को यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। वेदर द इंटरनल ऑडिटर हैव एडिकेट टेक्निकल ट्रेनिंग, उसने प्रॉपर ट्रेनिंग करने के लिए कि नहीं, मतलब पढ़ाई की बात आ गई उनकी, ठीक है। वेदर द इंटरनल ऑडिटर मतलब वही एडुकेशन ट्रेनिंग, ये वो पढ़ाई लिखाई। वेदर द इंटरनल ऑडिटर पोजेस द रिक्वायर्ड नॉलेज रिलेटिंग टू द ये अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंडिया से आता है कि नहीं आता है, कंप्यूटर्स के अंदर ही लिख रहे हैं सब चीजें। वेदर द इंटरनल ऑडिटर से मेंबर्स ऑफ रिलेवेंट प्रोफेशनल बॉडीज, वापस से घुमा फिरा के वही लाइन लिख दिया, वही सीए होना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा कॉम्पिटेंस आ गया। अभी तक हमने दो ही चीज पढ़ा, ऑब्जेक्टिव तो कॉम्पिटेंसी पढ़ा, कॉम्पिटेंसी में ये सब चीज पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कॉम्पिटेंस को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, वेदर द इंटरनल ऑडिटर फंक्शन अप्लाइज ए सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच इंक्लूडिंग क्वालिटी कंट्रोल, मतलब उनका एसक्यूसी फॉलो करते कि नहीं, 220 फॉलो करते कि नहीं फॉलो करते, द एग्जिस्टिंग एडिक्वेसी एंड यूज ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर्स और गाइडेंस कवरिंग सच एरियाज एज रिस्क असेसमेंट, वर्क प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ एक्सटेंट, मतलब जो पूरा ऑडिट में होता है ना, पूरा प्लानिंग मटेरियलिटी, वो सब चीजें ये लोग करते हैं कि नहीं करते, वो सब देख लो एक बार, ठीक है। वेदर द इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज अप्रोप्रिएटली, देखो आ गया एसक्यूसी 1 का नाम भी आ गया, ठीक है। ये सब क्वालिटी कंट्रोल फॉलो करते हैं कि नहीं करते, क्वालिटी एसक्यूसी 1 मतलब तुम्हारे जो तुम इंटरनल ऑडिटर जो है उसके अंदर भी जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग भी पढ़े लिखे है कि नहीं, वो सब चीज चेक कर लो, ठीक है। अब आता है इवेल्युएट करना एडिक्वेसी ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। अब उन्होंने जो काम किया वो काम कितने हद तक अच्छा किए और हमको कितने हद तक यूज करना चाहिए वो एक बार चेक कर लेंगे। द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल परफॉर्म सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर ऑन द बॉडी ऑफ वर्क of the internal audit function as a whole that the external auditor plans to use determine its adequacy for the purpose of audit including evaluating whether work of function had been properly planned। देखो कभी इंटरनल ऑडिटर काम करना है तो उसने पहले चेक करना है कि उसने प्रॉपरली प्लान किया था कि नहीं, काम को प्लान किया, परफॉर्म किया प्रॉपरली, परफॉर्म किया, सुपरवाइज किया, चेकिंग किया कि नहीं, वापस से इसका रिव्यू किया कि नहीं, डॉक्यूमेंट किया कि नहीं। ऑडिट करने से पहले क्या करते हैं, प्लानिंग,
फिर इसका परफॉर्मिंग करते, फिर इसको सुपरवाइज करते, फिर रिव्यू करते, फिर डॉक्यूमेंट करते, हो गया। ये 5 चीज होना चाहिए तुम्हारा भी। तो वो ऑडिटर, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर वो आके चेक करेगा कि इंटरनल ऑडिटर ने ये 5 चीज की थी कि नहीं की थी। पहले तो प्लानिंग किया रहेगा, फिर परफॉर्म किया रहेगा, फिर परफॉर्म करने के बाद सुपरवाइज उसका चेकिंग किया होगा, फिर उसका रिव्यू डॉक्यूमेंट किया होगा, ठीक है। ये किया था कि नहीं उसने भी। फिर सफिशिएंट ऑपरेटिव ऑडिट एविडेंस उन्होंने ऑब्टेन किया था कि नहीं किया था, उनको ऑडिट एविडेंस मिले थे कि नहीं मिले थे, कि ऐसे ही रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया। कंक्लूजन अगर ड्रॉ करना है, कंक्लूजन अगर बताना है, तो उसके लिए ऑडिट एविडेंस है कि नहीं है कि नहीं तुम्हारे पास भाई है, तो मैं तुम्हारा काम यूज करूंगा, अदरवाइज तुम्हारे काम को यूज करके मतलब नहीं है। अगर मेरे को फ्यूचर में कोई पूछेगा कि इसका एविडेंस क्या है, तो नहीं है मेरे पास, ठीक है। कंक्लूजन रीच द एप्रोप्रिएट इन सर्कम, कंक्लूजन रीच आर एप्रोप्रिएट, जो भी कंक्लूजन उन्होंने बोला कि क्वालिफाइड रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड, मॉडिफाइड, जो भी बोला उन्होंने डिस्क्लेमर, आर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस एंड द रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय द फंक्शन आर कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट ऑफ द वर्क परफॉर्म। जो रिजल्ट परफॉर्म, जो वर्क परफॉर्म किया, उस वर्क को देख के ऐसा लगता है कि रिपोर्ट में ये होना चाहिए, और रिपोर्ट में तो कुछ और ही है, तो कंसिस्टेंस नहीं है विद द वर्क परफॉर्म विद तुम्हारा जो रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट और तुम्हारा वर्क परफॉर्म शुड बी मैच, की जो काम बोल रहा है वो रिपोर्ट भी बोल रहा होना चाहिए। वही लिख रहा है कि कंक्लूजन जो रीच किया और अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस थ्रेड एंड द रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड, जो प्रिपेयर किया रिपोर्ट आर कंसिस्टेंस विद द रिजल्ट ऑफ द वर्क परफॉर्म, कंसिस्टेंस है कि नहीं है, जो तुमने बोला, जो तुमने किया वही है कि नहीं वहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरनल ऑडिट फंक्शन को चेक पहले यूज करने से पहले तो चेक करूंगा ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी के अंदर बहुत सारी चीजें लिख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड उनके काम को यूज करना, जब उनके काम को यूज करने जा रहे हो तो पहले चेक करो कि उन्होंने प्रॉपरली काम को परफॉर्म किया था। किसी काम को यूज करने जाओगे तो क्या सोचोगे, लॉजिकली सोचो ना। सबसे पहले सोचोगे उन्होंने प्लानिंग किया था, हाँ किया था। प्लानिंग करने के बाद क्या बैठे रहेंगे, गेम खेलेंगे, परफॉर्म करोगे ना, परफॉर्म किया, हाँ किया। फिर उसके बाद काम हो गया तो क्या करोगे, चेकिंग, सुपरवाइज किया कि नहीं किया। फिर इसके बाद रिव्यू होता है ना, बड़े लोग आके रिव्यू करते, मतलब हमके हमारे ऊपर जो मैनेजर, सीनियर मैनेजर, वो रिव्यू किया कि नहीं किया। अब रिव्यू हो गया तो डॉक्यूमेंट किया था, हाँ। अब डॉक्यूमेंट से ही दूसरा पॉइंट चालू होता है कि अगर डॉक्यूमेंट किया तो जो डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास ऑडिट एविडेंस है कि नहीं, जिससे तुमने कंक्लूजन बताया। अब जो कंक्लूजन बताया और जो ऑडिट एविडेंस है वो दोनों एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंसी की थर्ड पॉइंट बोलता है। हो गया ना, यही तो रिलेशन है, यही तो पॉइंट है, और क्या तुमको यहाँ पे क्या रट्टा मारने की जरूरत है, समझ लो। तो ये सिंपल सी बात है। अब आगे nature extent of the work external auditor procedures shall be responsive to the external auditor evaluation of देखो, the nature extent of the external auditor's audit procedure shall be responsive to the external auditor evaluation of the amount of judgment involved, assess of risk material statement, मतलब कितने एक्सटेंट तक क्या तुमको यूज करना है, उसका वर्क वो सब लिखा हुआ है। तो अमाउंट ऑफ जजमेंट इन्वॉल्व, कहां पे जजमेंट इन्वॉल्व है तो वहां पे तुम खुद चेक कर लो। असेस रिस्क मटेरियल, जो वहां पे था ना डायरेक्ट एसेसिंग, वैसे यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है। द एक्सटेंट टू विच द इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस एंड रिलेवेंट प्रोसीजर सपोर्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनल ऑडिटर्स एंड द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। वापस यही बात है, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ कॉम्पिटेंस, यहाँ पे रिस्क मटेरियल एंड जजमेंट इन्वॉल्व, ठीक है। तो पूरा हो गया खत्म। देखो पूरे ऐसे में हमने दो ही चीज पढ़ा, एक तो पढ़ा डायरेक्ट असिस्टेंस, एक पढ़ा हमने क्या पढ़ा, इंटरनल ऑडिट फंक्शन, डायरेक्ट उनके काम को यूज करना, इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ठीक है। तो ये दोनों को यूज करने से पहले क्या कर लो, ऑब्जेक्टिविटी चेक कर लो और कॉम्पिटेंस चेक कर लो, ठीक है। कॉम्पिटेंस में तो बहुत सारी चीजें लिखते थे, पढ़ा लिखा कि नहीं, इसके लिए कॉम्पिटेंस है कि नहीं, फिर इसका प्रॉपर ट्रेनिंग मिला है कि नहीं, फिर जो भी तुमको आता है कॉम्पिटेंस के अंदर वहां पे लिख लो, ठीक है। फिर इसके बाद डायरेक्ट असिस्टेंस में कुछ 4 चीजें वहां पे डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते। 4 चीजें मैं पहले पूछा था। सबसे पहले था हमारा कि 610 के अंदर उसके काम नहीं कर सकते। दूसरा, जो काम किया वो काम को हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे वापस से नहीं करा सकते, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड क्या था कि यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ज्यादा हो, वहां पे उससे काम नहीं कर सकते। तीसरा, सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व हो तो वहां पे वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। इंटरनल ऑडिट फंक्शन में भी वापस से ऑब्जेक्टिविटी कॉम्पिटेंस से देख लो। फिर इसके बाद ये चेक कर लो कि अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन को आप यूज करने जा रहे हो तो यूज करने से पहले उन्होंने काम प्रॉपर परफॉर्म किया, प्लान किया, सुपरवाइज किया, रिव्यू किया कि नहीं किया, डॉक्यूमेंट किया कि नहीं, डॉक्यूमेंट किया तो डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंटेशन सफिशिएंट ऑफ रिपोर्ट ऑडिट एविडेंस उनके पास है कि नहीं है, जो भी उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ किया, और जो कंक्लूजन ड्रॉ किया उनके वर्क परफॉर्म के साथ क्या हो रहा है, कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, मतलब कंसिस्टेंस होना चाहिए। तो ये आप चेक कर लो, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे 610 खत्म, ठीक है। चलो।